रमीला अपनी विधवा ननद शालिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसकी अच्छी नौकरी और कमाई के चलते वो कभी अपनी ननद को जाहिर नहीं होने देती थी कि वो उसे पसंद नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ उसका पति सूरज अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, जिसके चलते वो अपनी बहन को अपने साथ ही रखता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय शालिनी अपने बड़े भाई सूरज के साथ बैठी नाश्ता कर रही होती है। तभी रमीला वहां आकर अपने पति सूरज से कहती है, देखिए जी, अब बहुत हो गया। अब आपकी ये कंजूसी और नहीं चलेगी। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे कंजूस बोल रही हो? कंजूस ना बोलूं तो क्या बोलूं? कभी आपने ये सोचा है आप अपनी बीवी को एक अच्छी साड़ी दिला दो, गहने दिलवा दो? नहीं ना। ये सुबह सुबह तुम्हें साड़ी गहने का भूत कैसे चढ़ गया? सीधा सीधा बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें खर्च करने के सिवा और क्या काम है? हाँ, खर्चा तो तुम्हारा बस मैं करवाती हूँ। घर का काम करने के लिए तो नौकरानी छोड़ जाते हो ना आप। क्या भैया, आप क्यों भाभी को ऐसे बोलते हो? बेचारी भाभी सबके लिए कितना करती है। बोलिए भाभी, क्या बात है? शालिनी, 2 दिन बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मेरे पास एक भी नई साड़ी नहीं है, ना ही अच्छे गहने हैं। मैं कितने दिन से तुम्हारे भैया से कह रही हूँ, मजाल है जो मेरी सुन जाए। क्या सुनूं? आए दिन तुम्हारे नए नए खर्चे खड़े रहते हैं, तो कितना करूं? इस महीने हाथ टाइट है, अगले महीने ले लेना। अजीब आदमी हो आप। मेरी फ्रेंड की शादी 2 दिन बाद है, तो अगले महीने लेकर क्या करूँगी? तो फिर शादी में जाना कैंसिल कर दो। भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, भाभी आपको साड़ी और गहने आज ही मिलेंगे। आज शाम को ऑफिस से आने के बाद हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। शालिनी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं दिला दूंगा रमीला को। भैया, इसमें तेरा मेरा क्या है? और मैं ज्यादा पैसे बचाकर क्या करूँगी? आप लोग भी तो मेरे अपने ही हो ना। शालिनी बिल्कुल सही कह रही है। आप ऐसा बोलकर उसे पराया क्यों कर रहे हो? इनको छोड़ो, तुम बताओ, क्या शाम को हम सच में शॉपिंग करने जाएंगे? हाँ भाभी, जरूर जाएंगे। शालिनी इतना कहकर ऑफिस के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद सूरज रमीला से कहता है, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, थोड़ी तो शर्म करो तुम। वो एक विधवा है, फिर भी तुम उसकी कमाई लूटने में लगी हुई हो। तो क्या गलत कर रही हूँ? वो एक विधवा है, ये जानते हुए भी मैं उसे पाल रही हूँ। क्या ये कम है? पाल तुम नहीं, वो रही है तुम्हें। तुम तो बस उसकी कमाई के पीछे पड़ी हो। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। हाँ, नहीं करती उसे पसंद। आप क्या कर लेंगे बताइए? जब वो तुम्हें इतनी ही नापसंद है, तो तुम उसे उसके ससुराल क्यों नहीं जाने देती हो? उसके ससुराल वाले उसे आज भी बुला रहे हैं। विधवा होने के बाद भी कम से कम उसे वहाँ सच्चा प्यार तो मिलेगा। क्यों जाने दूं? अगर वो अपने ससुराल चली गई तो उसकी कमाई भी तो उसके साथ ही चली जाएगी। फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारी सैलरी से तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तुम एक बहुत ही मतलबी और अपनी ननद की कमाई खाने वाली भाभी हो। जिस दिन उसको तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी, वो खुद अपने ससुराल वापस चली जाएगी। सूरज रमीला को इतना कहकर गुस्से में ऑफिस चला जाता है, लेकिन रमीला पर सूरज की बातों का कोई असर ही नहीं होता। उसे तो बस अपनी ननद की कमाई पर ऐश करना था। कुछ समय बाद शाम को शालिनी ऑफिस से घर आती है। तभी रमीला उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, जल्दी से ये ठंडा पानी पियो और फिर शॉपिंग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ भाभी, मैं चल तो लूँ शॉपिंग पर, लेकिन मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। शालिनी, तुमने मॉर्निंग में कहा था, अब तो मना कर रही हो। ये तो गलत बात है। मैं कब से तैयार हूँ। एक काम करिए भाभी, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप जाइए शॉपिंग पर। हाँ, ये भी ठीक है, तुम थक गई होगी। रमीला इतना कहकर शालिनी से बहुत सारे पैसे लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और समय के साथ रमीला का लालच भी बढ़ता जाता है, जिसके चलते वो आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर अपनी ननद शालिनी से पैसे लेती रहती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन शालिनी ऑफिस से घर आती है और देखती है उसकी भाभी रमीला सिर पर हाथ रखे सोफे पर बैठी हुई है। ये देखकर वो उनके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठी हुई हैं? तो शालिनी, मैं क्या करूं? मैं अब बहुत परेशान हो गई हूं तुम्हारे भैया से। अब तो उनकी सैलरी से घर खर्च चलाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसा क्या हो गया भाभी, आप मुझे बताइए। शालिनी, घर में राशन का एक दाना नहीं है। अब तुम ही बताओ, तुम लोगों को क्या खाने को दूं? कोई बात नहीं भाभी, आप मुझे लिस्ट बनाकर दो, मैं अभी राशन भरवा देती हूँ। नहीं शालिनी,
अब नहीं, तुम्हारे भी तो अपने खर्चे हैं। अगर तुम अपने सारे पैसे हम पर खर्च कर दोगी तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? भाभी ऐसा मत बोलिए, मुझ विधवा को पैसों का क्या काम। मुझे पता है मेरे विधवा होने पर आप लोगों को भी बहुत ताने सुनने पड़ते होंगे। ताने सुनकर तो मन करता है कि तुम्हें अभी के अभी घर से निकाल दूं, लेकिन फिर तुम्हारी कमाई याद आ जाती है जो तुम्हारे साथ ही चली जाएगी। अरे लोगों का क्या है, उनका तो काम होता है बकवास करना, उनका छोड़ो। लाइए भाभी लिस्ट, मैं अभी लाती हूँ। तुम तकलीफ क्यों करती हो? तुम मुझे पैसे दो, मैं राशन भरवा लूंगी, क्योंकि राशन तो खत्म ही नहीं हुआ। ये पैसे तो मैंने अपने लिए मांगे हैं। ठीक है भाभी, ये लीजिए पैसे। और मैं सोच रही हूँ कि अगली बार से मैं अपनी सारी सैलरी आपको ही लाकर दे दिया करूँ, ताकि घर में जो खर्च हो आप उसे खुद ही पूरा कर लो। इससे भैया के ऊपर भी कम दबाव पड़ेगा खर्चे का। नेकी और पूछ पूछ अभी दे दो। ठीक है भाभी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। शालिनी इतना कहकर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी उसकी सास सुमन का फोन आता है और वो कहती है, बहू तू कब तक अपने मायके बैठी रहेगी? तेरा अपने ससुराल वालों के प्रति भी कोई फर्ज है या नहीं? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उनके जाने के बाद मेरा मन नहीं लगा था वहाँ, इसलिए मैं अपने घर आ गई। बहू मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने फुल बॉडी चेकअप के लिए बोला है। मुझे पैसे की जरूरत है, कुछ पैसे भिजवा दे मुझे। जी माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर शालिनी थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपनी परेशानी किसी से जाहिर नहीं करती। देखते देखते महीना गुजर जाता है। एक तरफ जहाँ रमीला अपनी ननद की पूरी कमाई पाने की बात सोचकर खुश हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ शालिनी अपनी भाभी को ये बात बताने से घबरा रही थी कि उसने अपनी सारी सैलरी अपनी सास को दे दी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन रमीला शालिनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, शालिनी, जब तुम्हें अपनी कमाई देनी ही नहीं थी तो नाटक क्यों कर रही थी? भाभी ऐसी बात नहीं है, वो माँ जी का फोन आया था, इसलिए अपनी सारी सैलरी मैंने उन्हें दे दी। बोझ हम उठाए इस विधवा का और कमाई कोई और ले जाए, इसके ससुराल वाले। कोई बात नहीं। रमीला इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद शालिनी रमीला से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है, जहाँ वो उसे अपने भाई से बात करते हुए सुन लेती है। अब मुझसे ये प्यार का नाटक और नहीं होगा आपकी विधवा बहन के लिए। अभी तक मैं सोच रही थी उसकी कमाई मिल रही है, तभी उसे मैं झेल रही थी, लेकिन अब वो अपनी कमाई अपने ससुराल वालों को दे रही है, तो यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। रमीला इतना कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी उसकी नजर अपनी ननद शालिनी पर पड़ती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी शालिनी उससे कहती है, भाभी मुझे तो लगा था आप मुझे दिल से पसंद करती हैं, आपको मेरे विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तो सिर्फ मेरी कमाई के लालच में थी। अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। शालिनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रमीला उसकी बात सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है, जिस पर सूरज हंसते हुए उससे कहता है, इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। बड़ी आई थी विधवा ननद की कमाई खाने। अपने माता पिता से दूर मुंबई में रह रही संजना की जॉब पढ़ाई पूरी होने के बाद वो एक बड़ी एमएनसी में लग जाती है और वो अपनी फ्रेंड माया के साथ एक फ्लैट में रहा करती थी। कॉलेज से ही उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, अनिकेत, जिसके साथ वो अपनी हर बात, हर फीलिंग को शेयर किया करती थी। ऐसे ही एक दिन संजना ऑफिस के लिए शीशे के सामने तैयार हो रही थी, तभी बाथरूम से मान्या आती है और उससे बोलती है, ओ हीरोइन, तेरा श्रृंगार हो गया हो तो मुझे भी शीशे के दर्शन करा दे। हाँ हाँ हो गया, बस बता कैसी लग रही हूँ? निहायती बिखारन। चल साइड हो, तैयार होना है मुझे भी। बंदरिया जैसी शक्ल है, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। वो इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर अनिकेत का कॉल आता है और वो बोलती है, यार सुबह सुबह किसको खुजली हो रही है? तेरे सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड की हो रही होगी, उसके अलावा तुझे और कॉल आता भी किसका है? अरे उठा ले, कभी कभी तो किस्मत से कॉल आता है, वरना तो मिस कॉल मार के छोड़ देता है। जिसके बाद संजना फोन उठाकर बोलती है, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो काम धंधे वाला इंसान है। यदि आप जैसे वेले को उससे बात करनी है तो कृपया उनके फ्री होने तक प्रतीक्षा करें। इतनी ही बिजी है तो फोन उठाकर फालतू की नौटंकी क्यों कर रही है?
इससे पता चलता है मुझसे ज्यादा तो तू वेली है। हो गई बकवास। शुरू किसने की थी बेटा? अब भौंकेगा भी, किस लिए कॉल किया? हाँ, वो एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है, उसे डेट पर लेकर जाना है, तो क्या गिफ्ट दूं? तेरी गर्लफ्रेंड है ना, अपना दिमाग लगा, मेरा दिमाग मत घिस। ओए चुड़ैल सुन तो। अनिकेत की बात सुने बिना ही संजना कॉल कट कर देती है और मान्या के साथ ऑफिस चली जाती है। शाम को संजना ऑफिस से जल्दी छुट्टी कर लेती है और मान्या को कॉल करके बोलती है कहाँ तू? आज मैं काम से जल्दी फ्री हो गई थी, इसलिए पूछ रही हूँ। यार तेरा सही है, यहाँ तो मुझे काम खत्म करके बॉस के साथ मीटिंग पर भी जाना है। लगता है आज रात मुझे लेट हो जाएगा घर आते आते। एक काम कर, तू अनिकेत को बुला ले। अरे यार, पहले मैंने यही सोचा था, पर आज सुबह मैंने उसे नाराज कर दिया। अब वो कहाँ ही फोन उठाने वाला है। संजना कॉल पर बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकती है और उसमें से एक लड़का फूलों के बुके लिए और अपने मुंह को छुपाए निकलता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस आदमी को ऐसे मुंह छुपाए देखकर हाथ में फोन पकड़े संजना बोलती है, ओ भाई साहब, ये फूलों की दुकान लिए मेरे आगे क्यों खड़े हो गई? कौन आ गया तेरे सामने? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरे हो गए हो क्या? मान्या ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ, घर पर मिलेंगे अपन। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और गुस्से से हाथ उठाकर उसके बुके को पकड़कर फेंकने ही वाली होती है कि तभी वो लड़का बुके हटाकर बोलता है, ये फूल वाला और कोई नहीं बल्कि तेरा बेस्ट फ्रेंड है झल्ली। ओए कुत्ते, तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतने महंगे गुलाबों के साथ? तूने तो फोन पर बताया नहीं कि क्या गिफ्ट दूं गर्लफ्रेंड को, तो मैं यही ले आया। अच्छा है, मैंने सुना है लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं। चल अच्छा है, तुझ जैसे फूल को इन फूलों के गुलदस्तों का आइडिया आया। हाँ तो चल बैठ, कार में क्लब चलते हैं, वहीं आ रही है वो। ओए पागल, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? और तू ड्रिंक को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तूने वहाँ पी के फैल जाना है, मैं क्या तुझे वहाँ समेटती फिरूंगी? अरे यार तू क्यों संभालेगी, मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तू बस चल, मेरी कसम है तुझे। चल रही है कि नहीं? अब तू बातों के बीच में अपनी कसम ले आएगा तो मैं मना थोड़ी करूँगी। इतना कहकर दोनों कार में बैठकर क्लब जाते हैं जहां अनिकेत अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ बहुत ही क्लोज आकर डांस करते हुए देख लेता है और गुस्से में फूलों के बुके को जमीन पर पटककर पैरों से मसल देता है और ड्रिंक करने लगता है और संजना भी थोड़ी ड्रिंक कर लेती है और तभी संजना बोलती है, ओए पागल बस करना, मैं अकेले तुझे घर कैसे लेके जाऊंगी? संजना, उस चुड़ैल ने मुझको चीट किया, तेरे बेस्ट फ्रेंड को चीट किया। तू जा और उसको मेरी तरफ से सूत के आ। ओए कुत्ते, तेरे चक्कर में मैंने भी चढ़ा ली। पता चला उसे सूतने गई थी और खुद ही पिट कर आ गई। चल अब घर चल। इतना कहकर वो उसे संभालते हुए वहाँ से टैक्सी में उसके घर ले आती है और उसके कमरे में ले जाकर बेड पर बैठा देती है और संजना अपना सर पकड़कर बोलती है, अरे यार, हो गया सर में दर्द, कुछ ढंग से दिख भी नहीं रहा। इस नालायक को तो घर पहुंचा दिया, अब मैं कैसे जाऊं? संजना, तू कितनी अच्छी है, तू मेरी सच्ची बेस्ट फ्रेंड है। सब तेरे जैसे क्यों नहीं होते, मुझे आज इतनी अच्छी सी क्यों लग रही है तू? इतना बोलकर नशे की हालत में वो उसके पास जाता है और उसके गालों को किस करता है और दोनों उसी वक्त बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ते हैं। अगली सुबह पहले संजना की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो और अनिकेत एक ही बेड पर होते हैं। तभी वो अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, अरे यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। इससे पहले कि ये उठे और मुझे ऑकवर्ड फील हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही 1 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन मान्या और संजना घर पर बैठी टीवी देख रही होती है। तभी संजना अपने मुंह पर हाथ रखते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है और कुछ देर बाद बाहर आती है। तभी मान्या उससे बोलती है, क्या खा लिया ऐसा तूने? सुबह से 3 बार उल्टियाँ कर चुकी है। अरे तुझे कितनी बार कहा है ना, बाहर का खाना मेरे बिना मत खाया कर, तुझे हजम नहीं होता। मान्या उसे बोल ही रही होती है कि तभी संजना को वो दिन याद आता है जब वो अनिकेत के घर सोई थी, जिसके बाद वो डरकर बोलती है, मान्या चल खड़ी हो, मुझे क्लिनिक जाना है।
अभी? ज्यादा सवाल मत कर और जल्दी चल। जिसके बाद वो दोनों एक क्लिनिक जाते हैं और संजना वहाँ अपना डॉक्टर से प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है और फिर घर वापस आती है। तभी मान्या के पूछने पर संजना उसे उस दिन के बारे में सब बताती है और मान्या बोलती है, रानी तुझे याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं? और तुझे शक ही था तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट मंगा लेती ना। यहाँ क्यों आई है क्लिनिक में? मैं बस श्योर होना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच है या नहीं, इसलिए बस मुझे टेस्ट की रिपोर्ट्स आने तक का इंतजार है। और अगले दिन दोनों क्लिनिक पहुंचकर डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर बोलती है, सिस्टर इनकी रिपोर्ट्स कहाँ है? मिस संजना राइट? यही तो रखी थी। हाँ ये लीजिए डॉक्टर। सिस्टर डॉक्टर को रिपोर्ट्स ढूंढ कर देती है और उन्हें पढ़ने के बाद डॉक्टर बोलती है, कांग्रेचुलेशंस मिस संजना, यू आर प्रेग्नेंट। डॉक्टर आर यू श्योर अबाउट दिस? यस, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं। ये सुनकर जैसे संजना हैरान सी हो जाती है और मान्या उसे घर लेकर आती है और उसके बाद मान्या अनिकेत को कॉल करके सब बता देती है और अनिकेत भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो भागता हुआ उसके घर आता है और मान्या दोनों को एक कमरे में छोड़कर हॉल में चली जाती है और तभी संजना को रोता देखकर अनिकेत बोलता है, ओए तू रो क्यों रही है? तुझे पक्का यकीन है कि उस दिन कुछ हुआ था और उसी कारण ये? तुझे क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? उल्लू के पट्टे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तेरी वजह से। तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या पता उस रात तूने ही मुझे बहकाया हो। अनिकेत तू हद पार मत कर। जो हुआ हम दोनों की गलती थी, उसमें तेरा क्या है? तुझे क्या ही फर्क पड़ेगा? झेलना तो मुझे पड़ेगा ना। चला जा यहाँ से कुत्ते। देख अब तू ऐसे मत रो, मान रहा हूँ ना गलती, चुप हो जा, हम मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। इतना बोलकर वो संजना के आंसू पोंछता है और उसे गले से लगा लेता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, जिसके बाद वो उसका बहुत ध्यान रखता है। कभी उसे फ्रूट्स लाके देता तो कभी हाथ से खाना बनाकर खिलाता। एक दिन रात के समय संजना अनिकेत को कॉल करके बोलती है, ओए गधे, सो गया क्या? यार तूने ये बोलने के लिए आधी रात को फोन किया है क्या? नहीं ना, मुझे ना आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है, तू ला देना नी। अभी आधी रात को? मतलब अब तू अपनी प्रेगनेंसी का गलत फायदा उठा रही है। ले आना यार, मुझे थोड़ी खाना है, वो तो इसे खाना है और ये तो तभी खाएगा ना जब मैं खाऊंगी। हाँ हाँ रख फोन, देखता हूँ। यार बेस्ट फ्रेंड प्रेग्नेंट होती है तो इतने नखरे दिखाती है क्या? इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और आधी रात को कहीं से आइसक्रीम लेकर संजना के घर जाकर उसे देता है और वो बड़े मजे से आइसक्रीम खाती है। साथ ही अनिकेत उसे बहुत ही प्यार से खाता हुआ देखता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन संजना को डॉक्टर का कॉल आता है और वो अनिकेत को लेकर क्लिनिक जाती है और डॉक्टर के कैबिन में बैठकर एक दूसरे से बोलते हैं। डॉक्टर को क्या बात करनी है हमसे? मुझे क्या पता अनिकेत, यार कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हुई ना तो तू मुझसे प्रॉमिस कर, बच्चे और मुझ में से ना मुझे ही बचाएगा। अरे पागल है क्या? कुछ नहीं होगा, डॉक्टर को तो आने दे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ डॉक्टर आती है और उनसे बोलती है, मिस संजना, सॉरी टू से बट आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अरे कोई मजाक चल रहा है क्या? आप डॉक्टर हो भी या नहीं? कभी कुछ बोलती हो कभी कुछ। क्या इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? संजना तू तो गई। पागल है क्या? मुझे तो ये बात खुद डॉक्टर ने बताई है। आप लोग लड़िए मत, एक्चुअली ये गलती हमारी तरफ से हुई है। हमारी नर्स ने आपको मिस संजना की जगह मिसेस संजना की रिपोर्ट दे दी थी। आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है और वो वॉमिटिंग आपको ओवर ईटिंग की वजह से हो गई थी। ये बात सुनकर तो जैसे दोनों के चेहरे की चमक लौट आती है और वो कहते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा डॉक्टर, आप इस बार श्योर तो है ना? हाँ बिल्कुल, ये रही आपकी रिपोर्ट। ओ थैंक गॉड, मुझे पता था मैं ऐसा आदमी हूँ ही नहीं, यानी मेरी बेस्ट फ्रेंड कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। संजना। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।